नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। कोरोना काल में रोजगार पर संकट गहरा। लाखों लोगों की नौकरी गई तो हजारों लाखों लोगों का कारोबार भी चौपट हो गया। मगर मोदी सरकार ने आपदा को भी अवसर में बदलने का जज्बा दिखाया है। बजट में अर्थव्यवस्था को ऐसे बूस्टर डोज दिए गए हैं जिससे नौकरियों की भरमार आ सकती है, ये दावा किया जा रहा है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या नया प्रावधान किया है और इससे कैसे बढ़ेंगे रोजगार, ये हम आपको बताएंगे। और ये समझाने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ अमिताभ कुंडू साहब जुड़ेंगे, आप अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर हैं जेएनयू के। हमारे साथ एसपी शर्मा साहब जुड़ेंगे, आप अर्थशास्त्री हैं, मुख्य सलाहकार हैं, आर्थिक सलाहकार हैं, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स के। लेकिन हम तमाम खास मेहमानों का रुख करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना आपदा में ढूंढा अवसर, रोजगार पर बजट का बूस्टर। बजट पेश करने के बाद बाजार बम है, कारोबारियों का भरोसा बढ़ा है, निवेशक लौट रहे हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी नौकरियों को लेकर है और शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन छलांग लगाता नजर आया। दरअसल कोरोना महामारी ने दुनिया का जो हाल किया, उससे हर देश में फैक्ट्रियां, दुकान और बाजार सब पर ताले लटक गए। करोड़ों लोगों का रोजगार चला गया और जिन लोगों का रोजगार बचा रहा उनमें कईयों की तनख्वाह कम हो गई। सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के अप्रैल और मई महीने में बेरोजगारी दर 24% तक पहुंच गई थी। लेकिन सरकार की कोशिशों से हालात बेहतर होना शुरू हुए और बेरोजगारी की दर दिसंबर के महीने में 9.06% तक पहुंच गई। अब मोदी सरकार साइड इफेक्ट को पीछे छोड़कर देश को तरक्की की राह में ले जाने में जुटी है। सरकार का फोकस रोजगार मुहैया कराने पर है और यही बजट में साफ नजर आया जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 घंटे 48 मिनट लंबे भाषण में 13 बार रोजगार और नौकरी शब्द का इस्तेमाल किया। देश में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए मैं स्टार्टअप्स के लिए कर अवकाश का दावा करने की पात्रता और 1 वर्ष अर्थात 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ। दरअसल मोदी सरकार ने जिस तरह कोरोना संकट का मुकाबला किया, उसका असर अर्थव्यवस्था में हो रही रिकवरी में साफ नजर आ रहा है। बजट में इसी मोमेंटम को बढ़ाने के लिए उपाय किए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से रोजगार निर्माण का फॉर्मूला लगाया गया है, जिससे लगता है कि सरकार रोजगार निर्माण के लिए फ्रंट फुट पर खेल रही है। बुनियादी ढांचे के जरिए रोजगार देने की मुहिम में सरकार ने 6500 प्रोजेक्ट लॉन्च करने का ऐलान किया, जिससे 1 साल में करीब 2 करोड़ रोजगार के मौके बनेंगे। इसमें सबसे ज्यादा जोर हाउसिंग सेक्टर पर है, क्योंकि एक मकान बनने में 219 दिनों की मजदूरी लगती है। अगर 1 साल में सरकार 1 लाख घर बनाने का टारगेट पूरा कर लेती है तो 60,000 लोगों को साल के 365 दिन रोजगार मिल सकता है। इसके साथ ही सरकार ने 5 साल में इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का भी लक्ष्य तय किया है, ताकि युवाओं को रोजगार के मौके की कोई कमी न हो। देश के एमएसएमई सेक्टर में करीब 11 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है, जिसे बजट में बूस्टर डोज देकर ये सुनिश्चित किया गया है कि कम से कम 5 करोड़ नए रोजगार बने। इसके साथ ही सरकारी विभागों में भी नौकरियों की बरसात होने वाली है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में सरकारी विभागों में मार्च 2019 से लेकर मार्च 2021 के बीच 1,43,000 से ज्यादा नई नौकरियां आने का अनुमान है। मार्च 2019 में सरकारी विभागों में कर्मचारियों की संख्या करीब 32,71,113 थी। मार्च 2021 तक ये आंकड़ा 34,14,226 तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। अब बजट के जरिए रोजगार और रोजगार से बाजार में बाहर का गणित भी समझ लीजिए। दरअसल बजट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर धन खर्च होगा वो रोजगार के सबसे निचले पायदान यानी मजदूर से शुरू होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा धन लेबर के हाथ में जाएगा। जब वो उस रकम को अपनी जरूरतों के लिए खर्च करेगा तो बाजार में मांग पैदा होगी और इसका असर पूरी इकोनॉमी पर होगा। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि बीते 5-6 फाइनेंशियल ईयर में ये साल रोजगार के लिहाज से सबसे अहम होने वाला है। टीम न्यूज नेशन।
तो देखिए, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ चुके होंगे कि वित्त मंत्री दरअसल में इस बजट भाषण के साथ क्या कुछ सौगात लेकर आई हैं रोजगार के मोर्चे पर। जरा कुछ आंकड़ों को हम आपको बता देते हैं। देखिए, एमएसएमई सेक्टर में 5 करोड़ नौकरी देने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। 15,000 करोड़ एमएसएमई सेक्टर को दिए गए हैं। वो सेक्टर जहां पर सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है, तकरीबन 11 से 12 करोड़। 7 टेक्सटाइल पार्क बनेंगे 3 साल में। टेक्सटाइल वो सेक्टर है हिंदुस्तान का जहां पर बड़ी संख्या में रोजगार लोगों को मिलता रहा है। 40,000 करोड़ रुपए ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाएंगे। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था गांव से होकर ही आगे बढ़ती है, लिहाजा 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान गांव में बुनियादी ढांचे के लिए। 50,000 नौकरी नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत मिलेंगे, ऐसा दावा खुद संबंधित मंत्री नितिन गडकरी कर रहे हैं। यानी 15 से 20 साल के बाद जो वाहन है आपका वो कबाड़ हो जाएगा। एक पूरी जो नई प्रक्रिया है वो वहां पर नजर आएगी। 8,500 किलोमीटर के रोड प्रोजेक्ट हैं और अगर सड़क बनती है 1 किलोमीटर तो कितने लोगों को रोजगार मिलता है, ये भी सरकार की तरफ से लगातार बताया जाता रहा है। मेट्रो भी अब छोटे छोटे शहरों में चलेगी, इस तरीके के दावे यहां पर किए जा रहे हैं। हमारे साथ पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स के अर्थशास्त्री एसपी शर्मा सर जुड़ चुके हैं। शर्मा सर, आपको लगता है कि इस बजट का मोटे तौर पर अगर कोई सार है, फोकस है, तो वो है रोजगार? जी बिल्कुल, बजट का जो मेजर फोकस है वो रोजगार है और ओवरऑल जो बजट है वो डिमांड बूस्टिंग बजट है, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, इन्वेस्टमेंट इंड्यूसिंग बजट है। तो अगर हम इस एक पहलू ये चले कि किस तरीके से डिमांड जनरेट करके एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की बात की गई है, वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि तभी रोजगार पैदा होगा। तो डिमांड होगी तो तभी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी, तभी फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो सरकार ने इसके ऊपर ब्रॉड बेस्ड एक ऐसी स्ट्रेटजी दी है जो कि जो सरकार ने अनाउंस किए हैं, बहुत ही कैलिब्रेटेड तरीके से सरकार ने इसकी घोषणा की है। ये ऐसा है कि आने वाले 5 साल का एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी है कि कैसे हम $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी अचीव करेंगे, ये रोड मैप क्या है और किस तरीके से हम आत्मनिर्भर बनेंगे। वो पूरी चीजें बड़े ही कैलिब्रेटेड तरीके से सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक्सप्लेन की है। और सबसे जो बड़ी बात है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि 5.5 लाख करोड़ का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर अनाउंस किया गया है, जो कि पिछले साल की तुलना में लगभग 35% ज्यादा है। तो वो एक तरीके से एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए है। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंशन होती है, तो और ज्यादा होती है। तो मैं समझता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए और डिमांड रिजुविनेट करने के लिए सरकार ने भरपूर प्रयत्न किए। कैपिटल एक्सपेंडिचर उस लिहाज से बेहद अहम फैसला। हमारे साथ अमिताभ कुंडू साहब भी जुड़ चुके हैं। कुंडू सर, आप तो लगातार रोजगार, गरीबी रेखा, इस पूरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था इसको कवर करते रहे सर, देखते रहे हैं, हम लोगों को बताते रहे। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार जो जरूरी भी था उस पर विशेष फोकस किया है वित्त मंत्री ने? मुझे लगता है वित्त मंत्री ने फोकस विकास पर किया है जी। उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे होगी ये हमें तब पता चलेगा जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के कुछ डिटेल्स आ जाए। लेकिन निश्चित रूप से एक संकट में फंसी अर्थव्यवस्था की मजबूरियों को ट्रांसपेरेंसी के साथ में, ऑनेस्टी के साथ में बताते हुए, सबके सामने लाते हुए, ये बताते हुए कि बोरोइंग्स पर हम रिस्ट्रिक्शन नहीं रख पाएंगे, हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, कुल मिलाकर 2.5% हुआ है। इन सबको स्वीकार करते हुए ये कहा है जी इस बजट में कि हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो रिसोर्सेज की जरूरत है उसके लिए डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी कोई सोर्सेज नहीं है। मध्यम वर्ग को टैक्स नहीं बढ़ा सकते, लेकिन कंसेशन भी नहीं देंगे। मुझे लगता है ये बहुत साहसिक कदम है। लॉन्ग टर्म विकास को ध्यान में रखते हुए ये बिल्कुल सही कदम है, क्योंकि विकास पर ध्यान दिया गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाया गया है। बिल्कुल, और इस विकास का और इस इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशन का मतलब रोजगार के मोर्चे पर किस तरीके से है, ये सर जरूर हम आपसे समझेंगे। लेकिन मोटी बातें जो अमिताभ सर यहाँ पर कह रहे हैं वो ये कि देखिए, सरकार ने बजट ईमानदारी के साथ पेश किया है। ये कहा है सरकार ने कि हमें जो फिस्कल डेफिसिट है वो तकरीबन 9.5% का होगा, हमें कर्ज लेना पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अमूमन इस तरीके की बातें छुपाई जाती थी बजट भाषण में, ऐसा इस बार नहीं हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर है। लेकिन इन सब के बीच इस बार के बजट में नई स्क्रैप पॉलिसी का भी ऐलान किया गया है। क्या है ये स्क्रैप पॉलिसी और इससे कैसे बढ़ेंगे रोजगार के मौके, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। रोजगार बढ़ाने और आर्थिक संकट से उबारने के लिए बजट में कई बड़े प्रावधान किए गए हैं। इन्हीं में से एक है स्क्रैप पॉलिसी। वित्त मंत्री का बजट में स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान ऑटो सेक्टर में तेजी लाएगा, रोजगार की संभावनाएं बढ़ाएगा और साथ ही
गाड़ियों में होने वाले प्रदूषण को भी कम करेगा। अब 20 साल पुरानी निजी गाड़ियां और 15 साल पुरानी कमर्शियल गाड़ियों को सड़क पर दौड़ने के लिए फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। यानी 20 साल से पुराने 51 लाख वाहन स्क्रैप हो जाएंगे। जो भी गाड़ी स्क्रैप करेंगे वो नई गाड़ी खरीदेंगे। इससे ऑटो इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। एक अनुमान के मुताबिक इससे 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 50,000 नई नौकरियां आएंगी। स्क्रैपिंग पॉलिसी के कारण ऑटो सेक्टर की इकोनॉमी का आकार बढ़ेगा और ये 4.5 लाख करोड़ से बढ़कर 6 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। ये स्क्रैप करने के कारण ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 30% बढ़ेगी, तो आज जो रोजगार है वो बढ़ेंगे। अभी 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, अभी तक सबसे देश में ज़्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है। और आज वित्त मंत्री जी ने जो इंपोर्ट होते थे ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट, उसके ऊपर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी। तो नेचुरली इससे एंसिलरी MSME इसमें डेवलप होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और हिंदुस्तान ये ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का वर्ल्ड का नंबर 1 का हब बनेगा और निश्चित रूप से रोजगार निर्माण होंगे। नई स्क्रैप पॉलिसी से रोजगार और ऑटो बाजार कैसे बढ़ेंगे, अब जरा ये समझ लीजिए। स्क्रैप पॉलिसी से रिसाइकल कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होगा। इससे वाहनों की लागत में 30% तक की कमी आने की संभावना है। इसके अलावा बजट में स्टील पर कस्टम ड्यूटी भी कम की गई है। इससे वाहनों की कीमत में और कमी आने की उम्मीद है और इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर में तेजी आएगी। गैर मिश्र धातु और स्टेनलेस स्टील के अर्ध एक समान तथा लंबे उत्पादों पर सीमा शुल्क एक समान रूप से 7.5% करके सीमा शुल्क कम कर रहे हैं। इस बजट में सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर और MSME सेक्टर को भी काफी सपोर्ट मिलेगा, जिससे हजारों लोगों को नौकरियां मिलेंगी। तो वहीं देश में नए इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी सड़क परियोजनाओं को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। टीम न्यूज़ नेशन। अमिताभ कुंडू सर, आपने रिपोर्ट देखी सर, इस बजट में आपको लगता है कि देखिए MSME सेक्टर की बात तो लगभग हर बजट में होती है, टेक्सटाइल पार्क की बात वित्त मंत्री लगातार पहले भी करते रहे, टेक्सटाइल पर जोर दिया जाता रहा है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो बजट हमेशा फोकस रही है। ये जो स्क्रैप पॉलिसी है ये इस बार कुछ नया है सर, और जैसा संबंधित मंत्री नितिन गडकरी दावा कर रहे हैं कि 50,000 लोगों को नौकरियां मिलेंगी इस पॉलिसी से, एक बड़ा कदम आपको नजर आता है आने वाले वक्त में? मुझे लगता है ये सही कदम तो है, लेकिन ट्रांसपोर्ट सेक्टर ये ऑटोमोबाइल जो है सबसे ज्यादा लेबर इंटेंसिव ऐसा तो नहीं है। लेकिन दूसरी बात जो मुझे स्ट्राइक करता है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक बहुत बड़ा असंगठित क्षेत्र है, जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी के लोअर लेवल पर हमारे ट्रांसपोर्ट को सस्ता भी कर देते हैं और गरीबों के लिए जो है एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया भी है। मुझे लगता है कि कमर्शियल व्हीकल्स और प्राइवेट व्हीकल्स के ऊपर जो कंपल्सरी फिटनेस टेस्ट की बात की गई है, उसमें करप्शन की भी गुंजाइश है। मुझे लगता है इंसेंटिव देना चाहिए जो एडिक्वेट हो कि पुराने गाड़ियों को स्क्रैप करें। इस इंसेंटिव सिस्टम को सामने लाना चाहिए कि सब पोल्यूशन को कम करने के लिए एक इंसेंटिव दिया जाएगा प्राइवेट व्हीकल्स को और कमर्शियल व्हीकल को। ये मुझे लगता है बहुत जरूरी है। ठीक है, शर्मा साहब, आप भी क्या ऐसी बात से इत्तेफाक रखते हैं जैसा कुंडू सर कह रहे हैं? हालांकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसको लेकर तमाम तरीके के इंसेंटिव और सब्सिडी की बात तो लगातार की जाती रही है, लेकिन रोजगार के लिहाज से स्क्रैप पॉलिसी कितनी महत्वपूर्ण आपको नजर आती है? जी, रोजगार के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार ने आउट ऑफ बॉक्स बात की है। पहले कभी ऐसा विचार हमने नहीं देखा है। लेकिन इसमें अमिताभ कुंडू जी जैसा बता रहे हैं कि इंसेंटिव जिनके पास जो व्हीकल है, खास करके जिनके पास अपने पर्सनल व्हीकल्स हैं और जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, तो उनके लिए क्या है ये भी एक देखना होगा कि उसके ऊपर सरकार के इस पॉलिसी की जो स्क्रैप पॉलिसी है वो वर्कआउट करेगी। लेकिन एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि हमारा जो पैसेंजर व्हीकल ग्रोथ हमने देखा है वो बहुत वापिस रिजुविनेट हो रहा है। अभी भी हमने जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो 3 लाख से ऊपर का है, जो पैसेंजर व्हीकल का आंकड़ा आया है लेकर जनवरी के महीने का। तो बहुत ही सराहनीय है कि हम वापस अपनी पटरी पे आ रहे हैं, जिससे रोजगार भी पैदा होगा और जो ऑटो सेक्टर है उसको भी बूस्ट मिलेगा और सरकार को आमदनी भी होगी, जैसे जीएसटी के रूप में सरकार भी इसमें से गेन करेगी। तो ओवरऑल विन विन सिचुएशन है हर एक वर्ग के लिए। लेकिन इसके डिटेल्स जो है वो कंज्यूमर के कितने बेनिफिट में जाते हैं वो एक देखना होगा उनकी डिटेल्स के साथ जी। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जो इस तरीके के नई एक्सप्लोरेशन है, जो नई पॉलिसीज है, जो सरकार आउट ऑफ बॉक्स चीजें लेके आ रही है, इनसे एक नई दिशा और नई इकोनॉमी को चेंज मिलेगी। अदरवाइज हमारे लिए जो जीडीपी का रिजर्वेशन है वो काफी इस जंक्चर पे डिफिकल्ट टाइम में
ऐसी नई योजनाएं और नए आइडिया बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, जरा हम अपने दर्शकों को भी बता देते हैं कि इस बजट में रोजगार पर जोर देना दरअसल में वक्त की जरूरत था क्यों। आंकड़ों को आप देख सकते हैं। आप देखिए जरा, अप्रैल 2020 में जब कोरोना का कहर था, लॉकडाउन का कहर था, तब इस देश की बेरोजगारी दर तकरीबन 23.5% थी, जो अब तक की सबसे ज्यादा रही होगी। अगस्त 2020 में यह आंकड़ा घटा और तकरीबन 8.35% रहा। उसके बाद अगर हम आगे के वक्त की बात करें तो दिसंबर में, यानी इस साल के, बीते साल के आखिर में, ये तकरीबन 9% के आसपास बेरोजगारी दर रही है। तो इन 3 आंकड़ों के जरिए आप एहसास कर सकते हैं कि किस तरीके के हालात हैं। मौजूदा वक्त में जो बेरोजगारी दर है वो 6.48% है। अमिताभ सर, एक ये फॉर्मूला सर अक्सर बताया जाता है कि अगर आपकी विकास दर गिरती है तो बेरोजगारी दर और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। मौजूदा दौर में उसका क्या कुछ मतलब है? 1% अगर विकास दर गिरती है तो 2% बेरोजगारी दर बढ़ती है। यहाँ तो -7.7% है सर इस वक्त। अमिताभ सर, देखिए मैं समझता हूं कि कोरोना के पहले भी हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी तगड़ी नहीं थी, एक खस्ता थी, क्योंकि गिरावट जो हम पिछले 7-8 क्वार्टर्स में देख रहे थे, कोरोना के आने के पहले का क्वार्टर पे जो है जनवरी से मार्च तक, उसमें भी जो ग्रोथ रेट जो है मार्जिनली पॉजिटिव था। मैं समझता हूँ इस वक्त जो बेरोजगार का दर है वो निश्चित रूप से अलार्मिंग है, उस पर एड्रेस करना चाहिए। लेकिन 7% तो पिछले कोरोना के पहले वाले साल में भी था, जिसकी वजह से जो सरकार ने बेरोजगार रिपोर्ट को उन्होंने कुछ देर के लिए रद्द कर दी थी या पोस्टपोन कर दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि इमीडिएट प्रॉब्लम ये है कि अगर हम मध्यम वर्ग के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को प्रमोट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमें टैक्स की जरूरत थी, मुझे लगता है अगले 4 क्वार्टर में क्या हम ग्रोथ को मेंटेन कर पाएंगे, जो वी शेप ग्रोथ की बात की जा रही है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में या कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बढ़ाया जा रहा है, उसका नतीजा हमें 1-2 साल के बाद में नजर आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये रिस्क लिया है और रिस्क जरूरी भी था, क्योंकि जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग का जिनने 8 महीने में अपने कंजम्पशन को पोस्टपोन किया है, एक फोर्स सेविंग है। और ये फोर्स सेविंग जो है, मुझे लगता है अगले 3-4 क्वार्टर में डिमांड को मजबूत करेगा। उसके बाद में हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के जो नतीजे हैं वो नजर आने लगेंगे। ठीक है, थोड़ा इंतजार यहाँ पर करना होगा। लेकिन शर्मा सर, मैं आपके पास भी आऊंगा। ये बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। इस पूरे बजट को रोजगार के मोर्चे पर समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर। तो बात बजट की, बात रोजगार की। शर्मा सर, जिस तरीके के आंकड़े पिछले साल आए रोजगार के, सर जरूरी था इस बजट में इस तरीके के प्रावधान करना? जी बिल्कुल, इस तरीके के, क्योंकि रोजगार हमारे टॉप ऑफ द एजेंडा है। सामने बहुत जो ग्रोइंग यंग पॉपुलेशन है उसके लिए रोजगार क्रिएट करना है। और ये सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है कि फैक्ट्रीज में रोजगार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है, जिसमें कि एमएसएमई सेक्टर, पीएलआई स्कीम के ऊपर फोकस, जो मैन्युफैक्चरिंग में मेक इन इंडिया के ऊपर फोकस, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़े घोषणाएं हुई है, ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रोजगार पैदा करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। और इस बजट का क्या कुछ मतलब है रोजगार के मोर्चे पर, ये दर्शकों को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश की बहस की, जिसके लिए आज जो मुद्दे हैं आपके सामने, वो मुद्दे आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर। बंगाल का सियासी घमासान तीखा तल्ख कैसे, हिंदू विरोधी एजेंडा आखिर क्यों चलाया जा रहा है, और किसान आंदोलन गतिरोध की दीवार आखिर कब टूटेगी।